and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse IS. I hope everyone is doing well. So today is 12th May 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, सो नाउ द फर्स्ट आर्टिकल हियर इज स्टडी शोज इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट हजार्ड्स ऑन विमेन एंड चिल्ड्रन. अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इतनी ज़्यादा यहाँ पे हीट वेव्स हमें ये फेस करनी पड़ रही है, इसका सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो किस पर हमें देखने को मिल रहा है? चिल्ड्रन एंड वेमेन. ओके, सो वेमेन एंड चिल्ड्रन इन बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड तेलंगाना आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज रिलेटेड डिजास्टर. क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जितने भी डिजास्टर हैं इसमें से ये जो स्टेट्स हैं सबसे ज़्यादा आपके वल्नरेबल हैं. इसमें से हम देखेंगे, हमारे सामने जो स्टडी आई है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, चिल्ड्रन एक्सपोज टू क्लाइमेट हजार्ड आर मोर लाइकली टू बी स्टंटेड, अंडरवेट एंड मोर वल्नरेबल टू अर्ली प्रेगनेंसीज एंड एलिब्रेट. इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इससे रिलेटेड जो डिजास्टर्स हमें फेस करने पड़ रहे हैं, इसमें हम अगर बच्चों की बात करते हैं तो हमें जो बच्चे क्लाइमेट चेंज के ये जो डिजास्टर्स हैं इससे यहाँ पर फेस कर रहे हैं, इसके इम्पैक्ट में आ रहे हैं, इसके मतलब कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, तो वो जो स्टंटेड है, अंडरवेट, ये जो कंडीशंस है ये और ज़्यादा यहाँ पर क्या होती जा रही, प्रिवेल होती जा रही. गर्ल्स की हम बात करते हैं तो जो अर्ली प्रेगनेंसी है ना, माइनर प्रेगनेंसी की जो हम बात करते हैं, ये भी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ओके, सो ये जो स्टडी हुई है क्लाइमेट एंड हेल्थ हॉटस्पॉट इन ऑर्डर टू स्पेसिफिकली अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ फ्लड, साइक्लोन, ड्रॉट ऑन अर्थ ऑफ women and children. Okay, so the issue of climate change impact on women and children is under research and often ओवरलुक्ड इन पॉलिसी फॉर्मेशन. अब देखिए, जितना भी यहाँ पे पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है उस पॉलिसी में यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं किसके, चिल्ड्रन की और वुमेन की, इनके ऊपर ये जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हो रहा है इसको हमेशा ओवरलुक किया जाता है, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है. सो वी हैव टू इंश्योर हियर कि ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो सेक्शन है हमारी सोसाइटी का बहुत ही बड़ा सेक्शन है, वुमेन एंड चिल्ड्रन को अगर हम मिला देते हैं, उन्हें यहाँ पर ऐसे ओवरलुक करना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा. Okay, so here you will see that the very high risk of flood, drought and cyclone, women, children, undernutrition, teenage pregnancy and domestic violence indicators in these hotspot are also very stark. और ये जो हमने अभी स्टेट्स की बात करी, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश. ओके, सो यहाँ पर ये जो है अंडर न्यूट्रिशन की जो कंडीशंस हैं वो आपकी और ज़्यादा इंक्रीज होंगी. टीनेजर जो प्रेगनेंसी है उसके साथ साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस है, ये जो केसेस हैं ये बहुत ज़्यादा प्रिवेल हैं इन दीज एरियाज. सो वी हैव टू इंश्योर हियर कि जब भी हम कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हैं तो इन सारी बातों का ध्यान में रखना होगा और कैसे हम इन इम्पैक्ट से हमें रिसर्च करनी होगी, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होगा कि ये जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हैं इन पर ज़्यादा ना हो. आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू. ओके, सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं. सो आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, देखिए यहाँ पर आपके लिए ऐसे कुछ भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं, आप पूरा पेपर देख सकते हैं, न्यूज़पेपर, ऐसे कुछ भी ऐसे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. आज संडे है तो संडे में कुछ साइंस में हम बात करते हैं. सो वी विल कैटल बी द नेक्स्ट लैब फॉर फ्लू हॉटस्पॉट स्विचिंग. देखिए अब हमें ये जो H5N1 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. हर संडे को इससे रिलेटेड एक ना एक आर्टिकल हमें देखने को मिलता है, चाहे वो इंडिया की बात करें या फिर हम किसी अदर कंट्री की बात करते हैं. ये वायरस अब बहुत ही तेजी से स्पेल ओवर कर रहा है किस पे, मैमल्स में. ये क्या है, एक वायरस आपका, ये एवियन इन्फ्लुएंजा है. एवियन फ्लू मतलब कि हम कह सकते हैं ये एक बर्ड फ्लू है. ये किस में होता है, बर्ड फ्लू है. लेकिन अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, बर्ड से इसका जो स्पेल ओवर है वो कैटल्स में हो रहा है ना, जो हमारे मिल्क गिविंग एनिमल्स हैं, ये उनमें क्या हो रहा है, इसका ट्रांसफर हो रहा है. तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है. अब एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, ये बर्ड फ्लू जो है आपका, बर्ड फ्लू की हम बात कर रहे हैं, ये बर्ड फ्लू
यहाँ पर स्प्रेड होकर किस में गया, कैटल, और कैटल के कांटेक्ट में कौन आते हैं, ह्यूमन बींग, तो ये उसका जो स्पिल ओवर है तो ये ह्यूमन बींग्स में भी हो रहा है. सो हियर यू विल सी दैट H5N1 वायरस हैज बीन डिटेक्टेड इन हाई कंसंट्रेशन इन मिल्क फॉर्म infected dairy cattle at a level greater than the seen in respiratory samples. अब एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमने कैटल का जो रेस्पिरेटरी सैंपल था उसमें हमने इसका देखा, उसमें वायरस देखा कि हाँ इसमें इतना वायरस है, मतलब कि इतने परसेंटेज जो भी है इसका जो अमाउंट इतना ज़्यादा नहीं है. लेकिन हमने जब इसका मिल्क में कंसंट्रेशन देखा वायरस का, इट इज़ मोर देन दैट ऑफ रेस्पिरेटरी सैंपल. आपको इतना क्लियर हुआ कि उनके रेस्पिरेटरी सैंपल में इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं था वायरस का जितना कि उनके मिल्क में है. सो यहाँ पर ये क्या पता चल रहा है कि ये जो वायरस है कैटल्स का जो मेमोरी ग्लैंड है इसको ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है. Okay, so high concentration of virus in milk sample compared with respiratory sample strongly suggests that H5N1 pathogenesis is in cattle differ from other mammals. तो cattle में और other mammals की बात करते हैं, दोनों में ये अलग अलग क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है. मतलब कि जो मेमोरी ग्लैंड, जिन भी एनिमल्स में मेमोरी ग्लैंड्स है ये उनको ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है. सो इन्फ्लुएंजा वायरस हैज़ ग्रेटर propensity to infect the mammary glands of cow. तो ये काउ का जो मेमोरी ग्लैंड है उसको ज्यादा यहाँ पर क्या कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है. ओके, सो बोथ ह्यूमन एंड डक रिसेप्टर्स आर हाईली एक्सप्रेस्ड इन द मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ काउ. और आप सभी को पता है कि हम ह्यूमन बींग्स और जो डक के रिसेप्टर्स में अगर हम बात करते हैं तो जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो और ज्यादा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हाईली रिसेप्टर्स हैं. सो द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन एंड डक रिसेप्टर इन मेमोरी ग्लैंड प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द एवोल्यूशन ऑफ H5N1 वायरस टू इजिली स्प्रेड एनिमल्स टू ह्यूमन. तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर, ये जो H5N1 वायरस है ये इजिली एनिमल से ह्यूमन में स्प्रेड हो रहा है. क्योंकि देखिए ह्यूमन बींग्स में भी मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, डक में भी मेमोरी ग्लैंड्स हमें देखने को मिल रहे हैं. सो ये क्या कर रहा है, बहुत ही इस तेजी से हमारी बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स हैं, मेमोरी ग्लैंड कह सकते हैं एक तरीके का रिसेप्टर की तरह काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो वायरस है बहुत ही तेजी से इसका इवोल्यूशन भी हो रहा है और ये स्प्रेड भी हो रहा है. सो पिग्स आर कॉल्ड द इवोल्यूशनरी लैब फॉर फ्लू host switching due to presence of human flu and avian flu host cell receptors in the respiratory tract. ओके, अब ये H5N1 वायरस कुछ लोगों ने तो पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा एक बार हम उसके लिए फिर से डिस्कस कर लेते हैं. सो ये वायरस कैसा है, इसको हम बर्ड फ्लू और एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जानते हैं. इज अ डिसीज कॉज बाय एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरसेस फाउंड नेचुरली इन द वाइल्ड बर्ड वर्ल्ड वाइड. तो जो हमारी वाइल्ड बर्ड्स होती हैं उसमें नेचुरली ये वायरस जो है पाया जाता है. ओके, सो एवियन इन्फ्लुएंजा और बर्ड फ्लू इज हाईली कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन दैट प्राइमरी अफेक्ट बर्ड्स. ये जो वायरस है सबसे पहले किसको अफेक्ट करता है, मतलब मेनली ये जो है वो बर्ड्स को ही अफेक्ट करता है. बट frequently the virus can infect mammals from birds. The phenomena called spillover and rarely can spread between mammals. तो अभी हमें कुछ दिनों पहले ये पता चला कि ये जो अब वायरस है ये क्या कर सकता है, बर्ड से मैमल्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है. मतलब बर्ड में ये वायरस है ठीक है, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे जो मैमल्स हैं उनको भी इम्पैक्ट कर रहा है. और ये जो फिनोमिना है दैट इज कॉल्ड स्पिल ओवर. एंड ये हमने ये तो देख लिया कि बर्ड से आपका किस में स्प्रेड हो रहा है, मैमल्स में. लेकिन ये कैटल्स के बीच में, मैमल्स के बीच में इतना ज्यादा स्प्रेड नहीं हो रहा है, रेयरली हो रहा है. सो दिस सबटाइप हैज कॉज्ड अ नंबर ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन थ्रू क्लोज कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड बर्ड्स और कंटेमिनेटेड एनवायरमेंट्स एंड इज ऑफन फैटल. सो इसमें ये क्या हो रहा है, ह्यूमन बींग्स में भी हमें इन्फेक्शन देखने को मिले इस वायरस के. क्यों? क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा क्लोजली किसके कांटेक्ट में आ रहे थे, इन्फेक्टेड जो बर्ड्स हैं उनके कांटेक्ट में आए, या फिर कंटामिनेटेड जो हमारा एनवायरमेंट है उस कांटेक्ट में, जिसकी वजह से हमें ह्यूमन बींग्स में भी इस वायरस का यहाँ पर जो नंबर है, सिम्टम्स है, वो हमें दिखाई दिए. सो रीसेंट रिपोर्ट ऑफ H5N1 स्प्रेड बिटवीन मैमल्स रेज कंसर्न अबाउट इट्स पोटेंशियल टू कॉज अ ह्यूमन पैंडेमिक इफ इट वर टू स्पिल ओवर एंड बिकम ट्रांसमिसिबल अमंग ह्यूमंस. तो अब ये थोड़ा सा हमारे लिए कंसर्न वाला क्यों पार्ट आ जाता है, क्योंकि अभी हमने देखा सर बर्ड्स में था, नाउ ये मैमल्स में आया, कैटल्स में आया, और उसके बाद अभी क्या कर रहा है, धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स को भी इम्पैक्ट कर रहा है. तो अगर इसका ये जो पोटेंशियल रहा ह्यूमन बींग्स को कॉज करने का भी जो है ये इसी तरीके से रहा, सो ये क्या कर सकता है, ये बहुत ही जल्दी ट्रांसफर इसका होगा और हमें इसका पेंडेमिक फेस करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. सो इसमें भी टाइप्स होते हैं.
आप देखेंगे एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरसेस कैन क्लासिफाइड बेस्ड ऑन टू प्रोटीन्स ऑन देयर सर्फेसेस। तो ये जो वायरसेस के सर्फेस में दो प्रोटीन होते हैं जिसके तहत हम इसको टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या है आपका HA एंड दूसरा है NA। यहाँ पर HA के 18 सब टाइप्स हैं और NA के यहाँ पर 11 सब टाइप्स हैं। सो सेवरल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू प्रोटीन्स आर पॉसिबल। अब इन प्रोटीन्स का जो सेवरल बहुत सारे कॉम्बिनेशन हमने किया तो इसके तहत इतने वायरस निकल कर आते हैं, H5N1, H7N2, H9N6, H17N10 और एटसेट्रा। ओके, सिम्टम्स की बात करते हैं, इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। सो हमें जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में अगर हम देखते हैं तो माइल्ड सीवियर जो हमें बीमारी होती है, लाइक फीवर हुआ है ना, कफ हुआ, हमारे गले में खराश हुए, मसल्स एक, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, वॉमिटिंग, ये जो हम नॉर्मल सिम्टम्स हर किसी डिसीज में देखते हैं। ओके, सेवरल रेस्पिरेटरी इलनेस भी हो सकती है, लाइक आपको शॉर्ट ऑफ ब्रीथनेस, डिफिकल्टी ब्रीथनेस, निमोनिया, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, वायरल निमोनिया, रेस्पिरेटरी फेलियर। न्यूरोलॉजिकल चेंज में आपका जो मेंटल स्टेटस है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। प्रिवेंशन की बात करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंटिंग H5N1 स्पिल ओवर एंड आउटब्रेक रिक्वायर अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेजर्स। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये जो H5N1 वायरस का स्पिल ओवर है, सो हम जो हमारी पोल्ट्री है उसको वैक्सीनेशन करें, है ना, जितनी भी यहाँ पर डेड बर्ड्स हैं उनका सेफ डिस्पोजल हो, वेयरिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स व्हेन हैंडलिंग बर्ड्स। जब हम बर्ड्स को हैंडल कर रहे हैं तो वी हैव टू इंश्योर दैट वी आर वेयरिंग आवर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सो दैट ये जो वायरस है हम ह्यूमन बॉडी में ना आए। क्वारंटीन कर दिया जाए जो भी यहाँ पे एनिमल अफेक्टेड है, सो वी कैन क्वारंटीन दैम सो दैट वी कैन प्रिवेंट वायरस फ्रॉम, उसका जो स्प्रेड है, स्पिल ओवर है, वो ना हो पाए। तो ये इन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, ये जो वायरस का स्पिल ओवर है इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, हमारे पास कुछ स्नैपशॉट्स हैं। फर्स्ट वन इज अर्ली क्लिनिकल ट्रायल शेड्स लाइट ऑन रेगुलेटरी टी सेल थेरेपी। अभी टी सेल थेरेपीज क्या है इसके बारे में बात करते हैं। हमने यहाँ पे डायबिटीज के बारे में सुना है, डायबिटीज आपकी टू टाइप्स की होती है। एक हमने सुना है टाइप 1 डायबिटीज और दूसरी होती है आपकी टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज क्यों होती है, फॉर एग्जाम्पल जब आपकी बॉडी में जो जेनेटिकली चेंजेस आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली में किसी को यहाँ पर डायबिटीज हो और उसके कारण फिर आपको यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि आपको डायबिटीज हो सकता है ना, तो ये जेनेटिकली होता है। ओके, सेकेंड जो टाइप 2 डायबिटीज होता है वो हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस की वजह से होता है। हमारी फैमिली में ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है बट हम यहाँ पर शुगर का कंजप्शन ज़्यादा कर रहे हैं। ओके, हम जंक फूड का कंजप्शन ज़्यादा कर रहे हैं, हमारी जो लाइफस्टाइल है ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, हम फिजिकल एक्सरसाइज पर फोकस नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से जब हमारा इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर सही तरीके से नहीं होता है, तब आपको टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। अभी एक्चुअली इसमें ये कहा जा रहा है हम टाइप 1 डायबिटीज की बात कर रहे हैं। सो रिजल्ट फ्रॉम अ न्यू क्लिनिकल ट्रायल शेड लाइट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ इन्फ्यूजन्स ऑफ इम्यून क्लेमिंग रेगुलेटरी टी सेल्स फॉर चिल्ड्रन विद टाइप 1 डायबिटीज। इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हम टी सेल्स को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, तो जो टाइप 1 डायबिटीज है ना, इसको रेगुलेट किया जा सकता है। हम इसको थोड़ा सा, इसकी जो परफॉर्मेंस है उसको हम इंप्रूव कर सकते हैं। बट अभी यहाँ पे देखिए ट्रायल शोज दैट सिंगल डोज ऑफ द सेल कैन ट्रांसफर ओवर इफिशिएंटली इन चिल्ड्रन बट डज नॉट शो साइंस ऑफ प्रिजर्विंग इंसुलिन रिलीजिंग सेल इन द पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज में जो इंसुलिन रिलीज, हमारा जो पेनक्रियाज होता है, आप सभी को पता होगा, वो इंसुलिन को यहाँ पर रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में शुगर का लेवल होता है वो यहाँ पर मेंटेन रहता है। लेकिन अगर हमारी बॉडी में जो ये पेनक्रियाज है वो इंसुलिन को अच्छे से यहाँ पर रिलीज ना करें तो इसी वजह से आपको क्या होता है, यहाँ पे डायबिटीज हो जाती है। ओके, सो अभी ये ट्रायल में ये समझ में आया कि अगर हम इस टी सेल का सिंगल डोज दे रहे हैं तो ये बच्चों में इफेक्टिवली ट्रांसफर हो रहा है और प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है। बट यहाँ पर जो पेनक्रियाज में हम बात कर रहे हैं, जो इंसुलिन रिलीजिंग सेल्स हैं उसको अभी हम प्रिजर्व नहीं कर पाए, तो अभी इसमें फर्दर हमें रिसर्च की ज़रूरत है। हम थोड़ा सा डायबिटीज़ के बारे में यहाँ पर देखते हैं कि
ये डायबिटीज़ कितने टाइप की और कैसे कैसे होती हैं। सो देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ कैन नॉट बी प्रिवेंटेड और क्योर। टाइप 1 डायबिटीज़ को हम इतना ज़्यादा प्रिवेंट और क्योर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जेनेटिकली ट्रांसफर होता है आपका। द बॉडी डज नॉट क्रिएट इनफ इंसुलिन। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में इनफ इंसुलिन क्रिएट नहीं होता है। ड्यू टू दैट रीजन यहाँ पर हमें टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। ओके, कॉजेज आर अननोन बट जेनेटिक्स में प्ले अ रोल। यहाँ पे इसके कॉज क्या है वो हमें पता नहीं होते हैं, बट इसका एक मेन कॉज यही है कि ये जेनेटिकली यहाँ पर जेनेटिक्स का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होता है। सो रिक्वायर इंसुलिन इंजेक्शन फॉर लाइफ, एंड इसका एक ट्रीटमेंट यही है कि आपको फॉर द लाइफ टाइम आपको इंसुलिन के इंजेक्शन यहाँ पर लेने होंगे। टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करते हैं, कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू लाइफ स्टाइल एंड मॉडिफिकेशन। तो हम अगर अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, सो दैट वी कैन प्रिवेंट टाइप 2 डायबिटीज़। द ब्लड डज नॉट क्रिएट इनफ इंसुलिन टू डेवलप इंसुलिन रेजिस्टेंस। यहाँ पे एक्चुअली ये होता है कि हमारे ब्लड में इतना ज़्यादा इंसुलिन यहाँ पर क्रिएट नहीं हो पाता जिससे कि हम जो शुगर है उसका जो लेवल इंक्रीज हो रहा है उससे वहाँ पर उसको रेजिस्ट कर पाएँ। सो कॉजेज इंक्लूड जेनेटिक्स, एजिंग, इनएक्टिविटी, ओबेसिटी एंड मोर। तो इसमें क्या क्या कॉजेज हैं आपके कि जेनेटिकली भी यहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं। एजिंग की वजह से जब इंसान थोड़ा थोड़ा यहाँ पर उसकी एज बढ़ती जाती है तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी बॉडी में, बहुत सारे जो मतलब कि हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो वर्क करना कम कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पर ये टाइप 2 डायबिटीज़ यहाँ पर हो सकती है। उसके बाद इनएक्टिविटी, हम यहाँ पर कोई फिजिकल एक्टिविटी पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। ओबेसिटी, अगर किसी को ज़्यादा मोटापा है, हम कह सकते हैं फैट ज़्यादा है, ओबेसिटी है, सो ड्यू टू दैट रीजन द पर्सन कैन बी इन्फेक्टेड फ्रॉम दिस टाइप 2 डायबिटीज़। सो रिक्वायर इंसुलिन आर नीडेड इंजेक्टेड और ओरल। तो यहाँ पर या तो ओरली वो यहाँ पर इंसुलिन का इंटेक लें या फिर इंजेक्शन के थ्रू। तो ये आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगी। कॉमन दोनों में क्या चीज़ें आती थी, कैन कॉज अदर सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। चाहे आपको टाइप 1 डायबिटीज़ हो या टाइप 2 डायबिटीज़ हो, दोनों की वजह से यहाँ पर ड्यू टू दैट दीज 2 टाइप्स आपको कोई दूसरी भी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। सो रिक्वायर अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड मेडिकल सुपरविजन। बट अगर हमें इससे प्रिवेंट करना है, सो वी हैव रिक्वायर्ड अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड मेडिकल सुपरविजन। हमें मेडिकली सुपरवाइज होना होगा। सिम्टम्स इंक्लूड थ्रस्ट, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन एंड ब्लरी विजन। सिम्टम्स क्या क्या है इसमें? सिम्टम्स दोनों डायबिटीज़ के आपके कॉमन है, लाइक आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है ना, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन मतलब बार बार आप वॉशरूम जा रहे हैं, और आपका जो विजन होता है दैट इज ऑल्सो ब्लरी। ओके, आपको कम दिखाई देता है। सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। Okay, so here you will see the areas at risk for malaria in Africa may decline. Here you will see areas at risk for malaria transmission in Africa may decline more than previously expected because of climate change in the 21st century. Climate change हो रहा है, इसका यहाँ पे थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि फ़ायदा देखने को मिला ये है, ये कि एडवांटेजेस हमें क्या देखने को मिले कि कुछ एरिया में ऐसे अफ्रीका में ऐसे एरियाज थे जहाँ पे मलेरिया का जो ट्रांसमिशन था बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन ड्यू टू दिस क्लाइमेट चेंज यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो मलेरिया रिस्क है, इसका जो ट्रांसमिशन है, अब ये थोड़ा सा हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है, डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है। सो द कंबाइंड मॉडल प्रिडिक्टेड दैट द टोटल एरिया ऑफ सुटेबल मलेरिया ट्रांसमिशन विल स्टार्ट टू डिक्लाइन इन अफ्रीका आफ्टर 2025 थ्रू 2100, including in West Africa as far east and South Sudan. The new study approach captured hydrological features that are missed with predictive models of transmission. Okay, now next move करते हैं. So the next article and the last article for today is how is India streamlining the pharma sector. ओके, यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी? इंडिया के फार्मा सेक्टर के बारे में। आप सभी को बता दिया जाए कि इंडिया क्या है, एक लीडिंग, हम बहुत सारी जो फार्मा सेक्टर की बात करते हैं तो हमारा फार्मा सेक्टर में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है मेडिसिन का। ओके, सो इंडियाज ड्रग रेगुलेटर द Central Drugs Standard Control Organization has withdrawn powers delegated to State Licensing Authority to issue NOCs, no objection certificate, for the manufacture of unapproved, banned or new drug for the export purpose. Okay, so the latest announcement यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि drugs for export come at a time when India has been under scrutiny for allegations of supplying substandard drug. अब यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर क्या करते हैं, यहाँ पर ड्रग्स का एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब आप लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे केसेस देखे होंगे कि जो ड्रग्स हैं
इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पे लाइसेंस प्रोवाइड किया जा रहा है एक्सपोर्ट के लिए। तो ये जो ड्रग्स हैं इसमें एलिगेशंस ये आए हैं कि ये सब स्टैंडर्ड्स हैं, इनकी जो क्वालिटी है ये सही नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो वेरियस कंट्रीज में वेरियस हेल्थ कंसर्न्स हमें फेस करने पड़ रहे हैं। इंडिया का हम रोल देखते हैं फार्मा सेक्टर में, फार्मा मार्केट में। सो इंडिया रैंक थर्ड वर्ल्ड वाइड एज अ प्रोड्यूसर ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल बाय वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम के उसमें देखते हैं तो इंडिया क्या है, वर्ल्ड वाइड थर्ड नंबर पर आता है, एक्सपोर्टिंग टू अराउंड 200 कंट्रीज एंड टेरिटरीज। हम यहाँ पर 200 से ज्यादा कंट्रीज को और टेरिटरीज को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। सो इंडिया फार्मास्यूटिकल industry supplies 62% of global demand for vaccine and is a leading supplier। हम यहाँ पर अगर हम वैक्सीन की बात करें तो इंडिया के 62% जो ग्लोबल डिमांड है वैक्सीन की, उसको इंडिया पूरी कर रहा है। यहाँ पर हमारा जो लीडिंग सप्लायर में हम डीपीटी, जो आपका डिप्थीरिया एंड पर्टुसिस एंड टिटनेस का जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन नहीं, वैक्सीन जो है, इसको हम सप्लाई करते हैं। यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट में जो आपकी बीसीजी वैक्सीन है, इसे भी हम यहाँ पर सप्लाई करते हैं। एंड मेलिसिस की भी वैक्सीन को हम क्या करते हैं, वी आर अ लीडिंग सप्लायर ऑफ दीज वैक्सीन। ओके, सो एटलीस्ट 70% ऑफ WHO's वैक्सीन एज पर द एसेंशियल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल आर सोर्स फ्रॉम इंडिया। यहाँ पर 70% जो वैक्सीन है इसका जो सोर्स है वो कौन है, आपका इंडिया है। इतना आपको यहाँ पे क्लियर हुआ। ओके, नाउ व्हाट विल बी द इम्पैक्ट। अगर हमारे इस तरीके के केसेस आते हैं, एलिगेशंस आते हैं कि इंडिया की जो मेडिसिन हैं वो क्या है, पूरी सब स्टैंडर्ड्स हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। सो इंडिया इज अ की प्लेयर इन द इंटरनेशनल हम जेनरिक मार्केट में मेडिसिन में देखते हैं तो इंडिया क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जेनरिक मेडिसिन क्या होती हैं इसके बारे में बता दिया जाए। देखिए, एक मेडिसिन होता है कि हमने रिसर्च किया, पूरा उसका फॉर्मूला निकाला किसी ने, और हमने उस मेडिसिन को बनाया, ठीक है, मैंने इस ड्रग को यहाँ पर प्रिपेयर किया, सारी चीजें, इसमें मुझे पेटेंट मिला। पेटेंट मतलब कि हाँ, इस पे मुझे एक पेटेंट राइट मिल चुका। उसके बाद क्या होता है, इस पेटेंट राइट का भी एक टाइम बाद क्या होता है कि वो एक्सपायर हो जाता है, उसकी भी एक वैलिडिटी होती है। अब जब ये एक्सपायर हो जाता है तो हर सभी के पास ही क्या होता है, फॉर्मूला शेयर होता है, और सब लोग इसका एक तरीके से कह सकते हैं कि ये मेडिसिन को यहाँ पर क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये फिर आपका यहाँ पर जेनेरिक में आ जाता है। ओके, तो मतलब इसके जो अदर अल्टरनेटिव्स हैं, इस सेम फार्मूला को यूज करके हम उस तरीके की दूसरी जो मेडिसिन यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं तो ये आपकी जेनेरिक में आ जाती हैं। सो अभी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि द सेंट्रलाइजिंग ऑफ द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इज सिग्निफिकेंट। यहाँ पर जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसको अभी सेंट्रलाइज किया जा रहा है, ये सिग्निफिकेंट है। दे पॉइंट आउट बिकॉज अकॉर्डिंग टू द स्टडी कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, इंडिया नीड्स टू गेट रेडी टू टेक एडवांटेज ऑफ ड्रग सेल वर्थ 251 बिलियन गोइंग ऑफ पेटेंट दिस कमिंग डिकेड। अब देखिए, आने वाले टाइम में हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला कि 251 बिलियन डॉलर की जो मेडिसिन मतलब है, ड्रग सेल है, वो उसका ऑफ पेटेंट होने वाला है। तो इंडिया के पास क्या है, बहुत अच्छा चांस है कि वो इसका एडवांटेजेस ले सकते हैं। सो इन द ईयर बिटवीन 2022 एंड 2030 द फार्मास्यूटिकल सेक्टर इन इंडिया विल अंडरगो लैंडमार्क चेंजेस एज सेवरल ड्रग्स आर एक्सपेक्टेड टू गो ऑफ पेटेंट एंड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द एंट्री ऑफ जेनरिक प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे बहुत सारे जो ड्रग्स है वो ऑफ पेटेंट यहाँ पर जाने वाले हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है किसके लिए, एंट्री ऑफ द जेनरिक प्रोडक्ट। बट हियर हमें यहाँ पर एक और चीज इंश्योर करनी होगी कि ठीक है, हम जेनरिक ड्रग्स को प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, है ना। तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारा यहीं पर आ जाता है कि क्वालिटी हमारी खराब हो जाती है। तो व्हाट अबाउट द क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग, अभी आप सभी को पता होगा, एक आर्टिकल आया था ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो 18 ड्रग कंपनीज थी फॉर पुअर क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उनका जो लाइसेंस था उसको कैंसिल कर दिया था, है ना, क्योंकि वहां पर उनकी पुअर क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग थी, ये हमें देखने को मिला था, इसकी वजह से लाइसेंस को कैंसिल किया गया। तो अब यहाँ पर हमें यहीं पर यही चीज इंश्योर करनी होगी कि अगर हमारा ये जो एक तरीके से वी आर वर्ल्ड वाइड थर्ड रैंक में आते हैं प्रोड्यूसर ऑफ अ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, तो इसको हमें बनाए रखना होगा। लेकिन हमें ये भी इंश्योर करना होगा कि हमारी जो मेडिसिन है, ये जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं सब स्टैंडर्ड्स के, वो यहाँ पर ना हो, और हम यहाँ पे क्वालिटी मेडिसिन को क्या करें, ड्रग्स को प्रोड्यूस करें। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। सो आज के न्यूज़पेपर में इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।